हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। चलिए, बिना कोई विलंब की, चूंकि आप काफी समय से इंतजार कर रहे होंगे, नव कलेश्वर नव कलेबर उत्सव। नव कलेबर अर्थात क्या है? नया कलेबर, नया इसे कह सकते हैं, एक प्रकार का नव वर्ष का उत्सव होता है। एक प्रकार से वो धार्मिक उत्सव है। नव कलेबर, नए रूप को धारण करना। भगवान जगन्नाथ का मंदिर कहाँ है? उड़ीसा के क्षेत्र में। तो जगन्नाथ मंदिर में ये नव कलेबर का उत्सव का आयोजन किया जाता है, जहां भगवान सुभद्रा, बलभद्र, उन्हें एक नए रूप में था, तो उनकी पुरानी मूर्ति को अच्छी तरह से साफ सफाई करते हुए उनको पुनः स्थापित किया जाता है। तो नव कलेबर, ये क्या नहीं चल रहा है? तो नव कलेबर जो है ये उड़ीसा का है। हर राज्य का एक अपना अलग अलग, हर राज्य का जो है एक अपना अलग अलग लोक महोत्सव, लोक उत्सव होता है। जैसे असम का कामाख्या मंदिर का होता है अम्बुबाची मेला। अम्बु कामाख्या मंदिर का अम्बुबाची मेला। सिक्किम सिक्किम जो चूंकि ये बौद्ध तिब्बतियों से जुड़ा हुआ है, तो वहां का एक अपना अलग होता है। तो सिक्किम का होता है शागा दावा। सिक्किम का है शागा दावा महोत्सव सिक्किम का। पश्चिम बंगाल चलिए दुर्गा महोत्सव, वहां तो खैर काफी फेमस है। तो पश्चिम बंगाल का दुर्गा महोत्सव। नवकलेश्वर, उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति को पुनर्नए सिरे से स्थापित किया जाता है, उससे जुड़ा हुआ होता है। अरुणा आशफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? अरुणा आशफ अली 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 9 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से किया गया। बंबई का ग्वालिया टैंक मैदान से किया गया। तो आपको ज्ञात होगा कि 9 अगस्त को सूर्योदय के पूर्व ही महात्मा गांधी सहित सभी कांग्रेसी नेता को लगभग बंदी बना लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अरुणा आशफ अली ने भूमिगत रहकर, छिपकर इस आंदोलन का नेतृत्व की थी और मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में भारत के राष्ट्रीय झंडा को फहराई थी। तो वो कौन था आंदोलन? था भारत छोड़ो आंदोलन, जो महात्मा गांधी के जीवन का अंतिम आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही बिहार के सचिवालय के पास 11 अगस्त को 7 विद्यार्थी शहीद हो गए थे। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, जिसमें महात्मा गांधी ने कहा था, यदि मेरे बतलाए गए रास्ते पर चला गया तो मैं 1 वर्ष में देश को स्वराज दूंगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, इसमें पहली बार बड़ी संख्या में महिला की भागीदारी रही। स्वराज आंदोलन, स्वराज जो है स्वराज आंदोलन चलिए 1906 में पहली बार स्वराज की मांग दादा भाई नेहरू के द्वारा किया गया और ये स्वदेशी आंदोलन से संबंधित आंदोलन हो जाता है। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1919 में। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अली बंधु के द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया अली बंधु के द्वारा। खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर समर्थन दिया गया। गांधी जी के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर इसे समर्थन दिया गया और खिलाफत कमेटी ने महात्मा गांधी को ही इसका अध्यक्ष चुना। खिलाफत आंदोलन हुआ क्यों था? तुर्की का खलीफा, तो इस्लाम धर्म का धार्मिक गुरु होता है, तुर्की के खलीफा के साथ प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के पश्चात उसी प्रकार का व्यवहार किया गया जैसे हारे हुए राजा के साथ व्यवहार किया गया। तुर्की के साथ जो संधि हुई थी उसे सेब्रे की संधि के नाम से जाना जाता है। तो तुर्की के खलीफा के सम्मान में भारतीय मुसलमान के द्वारा चलाया गया आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहते हैं। तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम चलिए पूछ रहा है। तो खिलाफत आंदोलन में चूंकि महात्मा गांधी ने कांग्रेस का समर्थन खिलाफत आंदोलन को दिलवाने में सफल रहे, अर्थात हिंदू मुस्लिम एकता का विकास हुआ। हिंदू मुस्लिम के बीच
जो विभेद अंग्रेजों ने पैदा करने का प्रयास किया था उसमें कमी आई और मुसलमान भी गांधी जी के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करवाया। तो खिलाफत आंदोलन जो है 1924 में जब मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में धर्मनिरपेक्ष, दुनिया का एकमात्र मुस्लिम देश तुर्की है जो एक धर्मनिरपेक्ष देश रहा है, तो तुर्की में धर्मनिरपेक्षता की स्थापना के साथ ही भारत में भी यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए, कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य है आंध्र प्रदेश में। और सुंदरबन, सुंदरबन पश्चिम बंगाल बांग्लादेश। सुंदरबन डेल्टा का जो मैंग्रोव वन है वो भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। तो सुंदरबन के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य। ओखला पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में। और फाकिमा वन्य जीव अभ्यारण्य, फाकिमा वन क्या पूछता है? सुमेलित नहीं है। तो केवल और केवल सुमेलित नहीं है, नहीं है, नहीं है। कैसे चुनोगे बाबू इसको? कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य, कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य 1 और 4। चलिए, फाकिमा वन्य जीव अभ्यारण्य ये नागालैंड में है, अर्थात 1 और 4 मिला हुआ नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए। ओखला पश्चिम उत्तर प्रदेश में है और अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में। ये दोनों सही है और ये दोनों जो है सो गलत हो जाता है। दोनों कहाँ है वो भी आपको स्पष्ट कर दिया गया है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, बड़ा विलंब से आप लोग आए, लेकिन आए तो कम से कम। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF की स्थापना ब्रेटन वुड सम्मेलन में, ब्रेटन वुड सम्मेलन में लिया गया निर्णय के आधार पर, यह सम्मेलन हुआ था 1944 में। तो लिया गया निर्णय के आधार पर IMF की स्थापना कब किया गया? चूंकि 44 भी दिया हुआ है और 45 भी दिया हुआ है, तो इसका उत्तर 1944 ही हो जाएगा। तो IMF की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में लिया गया निर्णय के आधार पर 1944 में हुआ, लेकिन इफेक्टिव रूप में काम करना शुरू किया 1945 से। क्योंकि यह BPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वो कौन सी संस्था थी जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई, तो उत्तर आपका विश्व बैंक और IMF था, इसलिए उत्तर यहां देना होगा। IMF की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में लिया गया निर्णय के आधार पर 1944 में हुआ। यह अपने सदस्य देशों को अल्पकालीन शॉर्ट टर्म अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। किस लिए? व्यापार घाटा की समस्या के समाधान के लिए यह अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। इसका अध्यक्ष कौन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो अमेरिका का USA का वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है। सदस्य देश की संख्या कितनी है? तो सदस्य देश की संख्या 189। प्रश्न 1 है, लेकिन उत्तर आप कितना दे पाते हैं देखिए वो निर्भर करता है। जय श्री राम, जय श्री राम। 1945 से यह काम करना शुरू करता है। 1942 में प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, है ना। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल, देखिए अभी भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो नहीं, लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई। मूल संविधान में केवल एक सदस्य के निर्वाचन आयोग का उल्लेख था। 1989 में इसे एक मुख्य और 2 अन्य कर दिया गया। 1990 में इसे फिर से एक कर दिया गया और 1993 में इसे एक मुख्य और 2 अन्य अर्थात फिर से 3 कर दिया गया। तो तीनों निर्वाचन आयुक्त को अनुच्छेद 324 के आधार पर राष्ट्रपति, अनुच्छेद 324 के आधार पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, जो नियुक्ति के बाद 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में जो पहले पूरा हो तब तक यह पद पर बना रहता है। हर हर महादेव, धन्यवाद। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, तीनों जो है
निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति के बाद 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की अवस्था तक अपने पद पर बने रहते हैं। इसके पहले अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। इसके पहले अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, या इसे उसी प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जाता है जिस प्रक्रिया से इसे उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अंजलि जी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। भारत के संविधान का उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, सही है, क्योंकि स्पष्ट रूप से केशवानंद भारती विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, लेकिन यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। न्यायालय इस पर बदलाव नहीं कर सकता है, जबकि इसके पहले बेरूबारी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उद्देशिका में उन उद्देश्यों की बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ना चाहता है। उद्देशिका कहता है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तो तमाम प्रकार की वो विचार जो स्वप्न था संविधान निर्माताओं का, अपने उस स्वप्न को, अपने उस विचार को उन्होंने उद्देशिका के माध्यम से रखा। उद्देशिका का स्रोत, उद्देशिका कहता है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कौन बनाए? तो हम भारत का लोग, अर्थात भारत की संप्रभुता किसमें नहीं थे? तो जनता में, अर्थात तीनों लाइन सही है। 1, 2 और 3 तीनों का तीनों सही है। सर का क्लास कैसे ज्वाइन करें? तो आप तो ज्वाइन तो हो चुके हैं, तो अब इसमें क्या दिक्कत है? चिलियानवाला का युद्ध हुआ था द्वितीय सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान ये युद्ध चला था। कब से कब तक? तो 1848-49। तो चिलियानवाला का युद्ध 1849 में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों को सिख की तुलना में ज्यादा अंततः तो है कि सिख हार गए, अंग्रेजों को विजय मिली, लेकिन चिलियानवाला के युद्ध में तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो सिख अंग्रेजों पर हावी रहे थे। अंग्रेजों का लगभग 15,000 सेना मारा गया था। सिख इसमें 10,000 की संख्या में शामिल हुए थे। तो 1849 में ये युद्ध हुआ था। युद्ध में अंततः अंग्रेजों को विजय मिली और पंजाब राज्य को अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया था। तो चिलियानवाला बैक टू मी। चलिए बाबू, क्यों बाबू? पंकज गुप्ता जी, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया? देखो, संविधान का अनुच्छेद 82 कहता है, संविधान का अनुच्छेद 82 कहता है कि लोकसभा और विधानसभा का प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अर्थात सीमा का निर्धारण, संख्या का निर्धारण किया जाना चाहिए। तो पहली बार परिसीमन 1952 में हुआ। पहला परिसीमन जो हुआ वह 1952 में हुआ। दूसरा परिसीमन 1963 में हुआ और तीसरा परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर 1974 में हुआ। पहला परिसीमन के आधार पर लोकसभा में 489 स्थान, दूसरा में सदस्य की संख्या बढ़कर 525 और तीसरा में बढ़कर 543 कर दिया गया। तो वर्तमान में यह क्या कब से था? 1974 में था। तो निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण को क्या बोलते हैं? परिसीमन बोलते हैं। परिसीमन कौन करता है? ये करने का अधिकार निर्वाचन आयोग का है। निर्वाचन आयोग का है। तो वर्तमान जो स्थान निर्धारित है 1974, पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए? सर पीडीएफ तो आपको दिया जाता होगा बाबू, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको प्राप्त, मुझे ज्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं है। चलिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को क्या बोलते हैं? एनएनपी, इसे बोलते हैं एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी बराबर परिभाषा ही होता है
जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। मूल्यह्रास अर्थात डिप्रिसिएशंस, अंग्रेजी में उसको क्या लिखते हैं, डिप्रिसिएशंस। तो डिप्रिसिएशंस अर्थात एनएनपी का ये फार्मूला है, ये सूत्र है, इसके आधार पर ही नेट नेशनल प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद बराबर क्या होता है, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। दिए गए विकल्प का सबसे सटीक उत्तर यही होता है। अगला है संविधान का 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया। इस संविधान संशोधन के बाद संविधान में 10वीं अनुसूची, संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। ये संशोधन 1985 में हुआ, जिसमें दल बदल कानून का निर्माण किया गया। दल बदल कानून का निर्माण किया गया अर्थात जो राजनीतिक अस्थिरता को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन पूरी तरह आज भी सफल नहीं हुआ। दल बदल कानून कहता है कि यदि कोई निर्वाचित प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं तो दल बदल करने पर उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिए जाने का प्रावधान होता है। तो दल बदल कानून का निर्माण 1985 में हुआ। उसके लिए संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ये 52वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। डिस्कशन का बोर्ड पीडीएफ उपलब्ध कराएं। ठीक है बाबू, मैं आपकी समस्या, आपका विचार को टेक्निकल टीम के सामने रख दूंगा। उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्या का बेहतर समाधान हो जाएगा। ज्वालामुखी कहाँ फैला हुआ? ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा कवच, ज्वालामुखी को पृथ्वी का सेफ्टी वाल्व, सुरक्षा कवच कहा जाता है। ज्वालामुखी से सबसे अधिक 60% जल वाष्प बाहर निकलता है। इसके अलावा इससे विभिन्न प्रकार के गैस बाहर निकलते हैं। लावा, मैग्मा। मैग्मा क्या होती है? चट्टान का पिघला हुआ रूप को मैग्मा कहते हैं। वही लावा जब धरातल पर बिछ जाती है तो उसे लावा के नाम से जाना जाता है। तो लावा, मैग्मा, जल वाष्प निकलता है। अब देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है द्वीप में, तो चलिए भारत का ही आप देख ले। तो भारत का बैरन ज्वालामुखी जो है वो कहाँ है? वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वीप पर होगा। इसके अलावा चलिए आप बेहतर रूप से पढ़े होंगे हवाई द्वीप का मोना लोआ, हवाई द्वीप का मोना लोआ। सबसे अधिक ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में है। वो क्या है? द्वीप है। तो फ्यूजियामा, जापान भी एक द्वीप है। तो द्वीप पर तो प्रशांत महासागर और उसके द्वीपीय क्षेत्र में विश्व का 2/3 ज्वालामुखी तो यही आता है, द्वीप तो होगा ही। अब देखिए बलित पर्वत, एकांकागुआ नाम आपने सुना होगा, एकांकागुआ, जो कि एंडीज पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। एकांकागुआ वास्तव में क्या है? वो ज्वालामुखी है। एकांकागुआ इंडीज पर्वत पर अवस्थित, जो इंडीज पर्वत दुनिया का सबसे लंबा बलित पर्वत है, मोरदार पर्वत है, उस पर अवस्थित ज्वालामुखी एकांकागुआ, जो उसका सर्वोच्च शिखर भी है, अर्थात बलित पर्वत पर भी होता है। और तटीय भाग पर तो सागर तट पर ही, आपको बताया कि प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र में ही। तो स्पष्ट है क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। कल क्लास कितना बजे से है सर? इकोनॉमिक्स बीएससीसी का आपका इकोनॉमिक्स बीएससीसी का तो ये जैसे हम लेते हैं 12 बजे कल क्लास रहेगा। 12 बजे क्लास लेने आते हैं प्रत्येक दिन, 12 बजे लेंगे क्लास। कल भी समय वही रहेगा। किस आयोग ने अखिल भारतीय सेवा के पद को समाप्त करने की सिफारिश किया? तो ये आयोग था राजमन्नार आयोग। राजमन्नार आयोग का गठन तमिलनाडु की सरकार ने 1969 ईस्वी में राजमन्नार आयोग का गठन किया, जिसने सिफारिश किया कि अखिल भारतीय सेवा अर्थात IAS, IPS और 1966 में गठित IFS, फॉरेस्ट, इन सभी सर्विस को, जो अखिल भारतीय सेवा का पद है,
इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। सरकारिया आयोग का गठन हुआ था 1983 में। इसने कहा कि राज्यपाल को गैर राजनीतिक, राज्यपाल जो है गैर राजनीतिक व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए। पुंछी आयोग का 2007 में गठन हुआ। ये तीनों आयोग, पहला ये था, दूसरा ये है और तीसरा, ये तीनों आयोग केंद्र राज्य के बीच संबंध को बेहतर बनाने के लिए इसका गठन किया गया। इसने कहा कि राज्यपाल को हटाने का अधिकार राज्य विधान मंडल को दिया जाना चाहिए। और गोपीय आयोग का संबंध था बैंकिंग सेवा। इसका संबंध था कि बैंकिंग सेवा में ग्राहक सेवा को कैसे बेहतर बनाया जा सके। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद खातून जी। लेकिन क्या कहे भाई, चलिए आपको पसंद है मेरी पढ़ाई, लेकिन हकीकत में तो लड़का पसंद करता ज्यादा नहीं है, तो फॉलोवर बड़े कम रहते हैं तुलनात्मक रूप से देखें तो। चलिए, संविधान में अन्य देशों में इसे उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचार के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। ये वक्तव्य दिया गया था भीमराव अंबेडकर का। भीमराव अंबेडकर की कटु आलोचना की गई थी कि जिस अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए व्यवस्था का हम लगातार निरंतर विरोध करते रहे, उसी अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया 1935 का अधिनियम का 60% भाग को उठा लिया गया है। क्योंकि भीमराव अंबेडकर प्रारूप बनाए थे, तो उनकी आलोचना हुई, तो उन्होंने कहा कि किसी को भी मौलिकता का कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इन्हीं का मौलिक विचार वहां प्रस्तुत ही नहीं हुआ। मैंने जो उचित लगा, जो हमारी देश के लिए व्यवस्था का सबसे बेहतर था, हमने बरसों तक गुलामी की दास्ता को झेला, तो जो सिस्टम बेहतर था, मैंने इंग्लैंड का सिस्टम, ठीक है उसने हमें गुलाम बनाया, लेकिन अपने देश में जो उसने सिस्टम तैयार किया था वो बेहतर था, तो मैंने उस सिस्टम को तैयार किया। ये विचार था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्हें संविधान का जनक के नाम से भी जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव समिति के अध्यक्ष थे। वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल रहे। चलिए, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा क्या चर्चा करना बाबू। मपूतो मोजाम्बिक का, मपूतो जो है सेशेल्स का क्या है, विक्टोरिया, सेशेल्स का राजधानी विक्टोरिया। घाना का कहाँ है, अक्रा, घाना का अक्रा। अंगोला का राजधानी, अंगोला का राजधानी कहाँ है, अंगोला का है क्या है, लुगांडा, लुगांडा। अंगोला की राजधानी लुगांडा। तो राजधानी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है आपके सामने। चलिए, अगला प्रश्न जो आइए, नाबार्ड एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस साख स्रोत का उदाहरण है। नाबार्ड, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना शिवरामन समिति के सिफारिश से 1982 में किया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सबसे पहली बार 2 अक्टूबर 1975 यूपी में किया गया। और गोवा एवं सिक्किम को छोड़कर इसकी शाखा संपूर्ण भारत के हर राज्य में उपलब्ध है। और इसका गठन किया गया था नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर इसका गठन किया गया। ये दोनों कैसा, क्योंकि ये संस्थागत क्षेत्र है, सरकार के द्वारा स्थापित है। गैर संस्थागत स्रोत में क्या आता है, गैर संस्थागत में है महाजन, साहूकार, सुदखोर, ये सब होता है गैर संस्थागत। ये संस्थागत है, सार्वजनिक संस्था की इकाई है। ये कृषक को ऋण देता है। नाबार्ड जहां ये दीर्घकाल के लिए ऋण उपलब्ध कराने का मार्ग उपलब्ध करता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए, धन्यवाद आंसर देने के लिए। आज रीजनिंग का डिस्कशन होगा, ये बाबू मुझे तो फिलहाल जानकारी नहीं है, शायद मेरे बाद हो। साफ नहीं दिख रहा है, नहीं बाबू शायद यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जो सामने स्क्रीन पर दिख रहा है बड़ा ही स्पष्ट रूप से दिख रहा है।
तो शायद जहां होगा वो आपके नेट में कोई प्रॉब्लम हो, उसको देख लीजिए। कौन संवैधानिक प्राधिकार है? संवैधानिक अर्थात जिसका उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में है। अब यहां पर देखिए, राज निर्वाचन अधिकारी तो कोई होता नहीं, इसका संविधान में कोई उल्लेख है नहीं। राज निर्वाचन अधिकारी डीएम होते हैं जो चुनाव आयोग के अधीन काम करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज के तहत अनुच्छेद 243 का के में पंचायती राज का गठन राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। वित्त आयोग अनुच्छेद 243 आई और 22 दोनों में उल्लेख वित्त आयोग का है। और जिला स्तर पर जिला पंचायत अलग अलग राज्य में चूंकि इसका प्रयोग होता है तो जिला परिषद या जिला पंचायत भी बोलते हैं। तो उसकी संरचना ये पंचायती राज में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद के नाम से जाना जाता है। तो अनुच्छेद 243 ये सी के तहत उसकी संरचना में शामिल होता है। 1 2 3 1 2 3 अर्थात आंसर हो जाएगा बी, चौथा का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला है दिए गए विकल्प में से कौन, तो चलिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम, गोपुरम क्या होता है? गोपुरम हुआ मंदिर का विशाल प्रवेश द्वार। मंदिर का विशाल प्रवेश द्वार को गोपुरम बोलते हैं, जिसकी बनावट मंदिर के समान होती है। जो मंदिर यदि बहुमंजिला है तो ये भी बहुमंजिला होती है। दूर से दिखने पर कभी कहीं तो मंदिर से भी ऊंचा इसकी ऊंचाई होती है। तो गोपुरम क्या है? तोरण, तोरण मतलब प्रवेश द्वार पर बने अलंकृत बहुमंजिली भवन, ये द्रविड़ कला शैली का उदाहरण होता है। और द्रविड़ कला शैली की शुरुआत कहां से होती है? तो पल्लव वंश, पल्लव वंश के काल में द्रविड़ कला शैली की शुरुआत होती है। जो पराकाष्ठा पर कहां पहुंचा? तो चोल काल में यह अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा। चोल काल में यह अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा। विमान शैली, विमान शैली जो है द्रविड़ कला शैली में गोपुरम की जो शैली होती है, गोपुरम की जो शैली होती है उसे विमान शैली कहते हैं। मंदिर का जो शिखर होता है इस प्रकार वहां होता है उसे शिखर कहते हैं। ये एक चित्रकारी नहीं होती है। बिंड, बिंड मतलब क्या होता है? हवा। मिल तो इसे पवन चक्की, बिंड मतलब चलिए पवन चक्की से हिंदी में क्या बोलेंगे? पवन चक्की। अर्थात जिसे सौर प्लांट से सूर्य के प्रकाश से बिजली तैयार की जाती है, उसी प्रकार हवा से बिजली तैयार करना है तो ये ऊर्जा तैयार करने का एक माध्यम होगा। ऊर्जा तैयार करने के लिए ध्यान रखना है कि जब पवन बिंड, पवन चक्की बनाना है तो कहाँ बनाएंगे? जहां हवा उसे बड़े सुगमता से उपलब्ध हो, जहां सालों भर पवन की गति बनी हुई होती हो, तो ही इसको बनाएंगे। तो मरुस्थल में हवा काफी तेज चलती है, हवा को वहां कोई अवरोध नहीं होता है, पवन चक्की बड़े आसानी से घूमेगा। तटीय प्रदेश, सागर तट पर सागर की लहरों के साथ वहां हवा लगातार प्रवाहित होती है। रूफटॉप, छत के ऊपर, और जगह जगह घर में अवरोध है तो वहां हवा एवन करेगा तो चक्की चलेगा कैसे? उच्च अक्षांशीय क्षेत्र जहां बर्फीला क्षेत्र है, बर्फ का क्षेत्र है, चारों तरफ बर्फी ढके होते हैं, तो चक्षांश इतना बर्फ होगा कुछ चक्की चलेगा नहीं बर्फ के दबाव में। तो क्या होगा? 1 और 2, 1 और 2 अर्थात आंसर हो जाएगा ए। रुक्मिणी प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है क्या सर? कुछ बताएं। बीएससी का, हाँ बाबू पंकज कुमार जी, रुक्मिणी प्रकाशन का बुक उपलब्ध है, अवेलेबल है, आप उसे आसानी से परचेज कर सकते हैं। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? देखिए, भारत की औद्योगिक नीति 1956 की औद्योगिक नीति के द्वारा उद्योगों को 3 भागों में, पहला रखा गया सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, दूसरा रखा गया निजी क्षेत्र का उद्योग, और तीसरा रखा गया वो था संयुक्त क्षेत्र का उद्योग। तो तीनों उद्योग अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर और दोनों मिलकर काम करना, ये हुआ 1956 में। तो ये अर्थात दूसरी पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था की रूपरेखा को पूरी तरह तैयार किया गया।
पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक रहा, जिसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसका प्रारूप पीसी महालानोविस अर्थात भारतीय अर्थशास्त्री के द्वारा तैयार किया गया, इसमें उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। 1956 से 61 तक चला। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक, यह अब तक की सबसे असफल योजना रही, क्योंकि 1962 भारत चीन युद्ध, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ना पड़ा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 अर्थात 3 वर्ष के अंतराल के बाद बनाया गया, जिसमें हरित क्रांति का लाभ भारतीयों को प्राप्त हो सका। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। गांधी जी की दांडी मार्च के संदर्भ में गांधी जी दांडी मार्च कहां से किए थे? तो साबरमती से दांडी तक के लिए 240 मील की दूरी थी। गांधी जी यात्रा शुरू किए थे 12 मार्च 1930 को। ये लाइन सही है। नमक कर का विरोध में गांधी जी शुरू किए थे, ये भी सही है। समुद्र के किनारे गांधी जी नमक बनाए थे 6 अप्रैल 1930 को, ये सही है। गांधी जी 5 अप्रैल को नवसारी के क्षेत्र में दांडी पहुंचे थे और 6 तारीख को पूजा के बाद, तो 5 अप्रैल को सत्याग्रह की शुरुआत नहीं किया गया, शुरुआत हुई 6 अप्रैल को, अर्थात ये लाइन जो है क्या है, गलत है। बाकी तीनों लाइन सही है। समुद्र किनारे पहुंचकर गांधी जी नमक बनाया था, सही तो है। दांडी में सागर तट पर गांधी जी नमक का निर्माण किए थे। इसलिए विद्यार्थीगण आपसे आग्रह है कि यदि किन्हीं विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या कहीं लगता है कि किसी प्रश्न या विकल्प की कम व्याख्या हुई है या कुछ कम जानकारी दी गई है, गुरुजी नेटवर्क प्रॉब्लम है, देखिए कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम देवे क्या लिख रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ है क्या? चलिए सब सही भी उत्तर दे रहे हैं। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभाग के जोरों में किस जोरों से गंगा नदी बहती है? गंगा नदी नहीं बहती है। अब देखिए, चलिए यहां पर दरभंगा और मुंगेर, तो मुंगेर में देखिए गंगा, मुंगेर में लखीसराय से गंगा बहती है, दरभंगा तथा तिरहुत में छपरा से बढ़ती है, भागलपुर, यहाँ पर कोसी और मगध। अब इसमें विकल्प को देखिए, कोसी और मगध के क्षेत्र में कौन कौन जिला आता है? देखिए मगध के क्षेत्र में कौन आता है? मगध में आता है गया, मगध में आता है नवादा, मगध के क्षेत्र में आता है जहानाबाद, मगध के क्षेत्र में आता है अरवल। इनमें किसी जिला से गंगा प्रवाहित नहीं होती है। इनमें जो भी आपके सामने जिला दिया हुआ है, इसमें से किसी भी जिला से गंगा प्रवाहित नहीं होती है। अब आइए कोसी प्रमंडल के क्षेत्र में देखिए आता है सहरसा, कोसी से आता है सहरसा, कोसी प्रमंडल में आता है मधेपुरा, कोसी प्रमंडल में मधेपुरा और सुपौल। अर्थात कोसी प्रमंडल के किसी भी जिला से गंगा प्रवाहित नहीं होती है। और मगध के किसी, चलिए एक और है औरंगाबाद, तो ये मगध के भी किसी क्षेत्र से गंगा प्रवाहित नहीं होती है। उत्तर आपका क्या होता है? डी। उत्तर क्या हो जाता है? डी। तो मगध के किसी क्षेत्र से भी गंगा प्रवाहित नहीं होती है और कोसी प्रमंडल में भी किसी क्षेत्र से गंगा प्रवाहित, क्योंकि कोसी में सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, मगध में गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद आता है। अर्थात आंसर आपका डी हो जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपनी घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं? ये है 48 घंटा पहले। 48 घंटा पहले चुनाव प्रचार को रोक दिया जाता है। तो चुनाव प्रचार यदि आप घोषणा पत्र जारी करते हैं तो भी चुनाव प्रचार का एक पार्ट होता है, चुनाव प्रचार का एक अंग होता है। 3 टाइम लाइक कर चुका हूं, धन्यवाद बाबू, आपने लाइक किया, इसके लिए बहुत बहुत। क्या 3 बार लाइक होता है एक वीडियो? अब ज्यादा तो मैं तकनीक के बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि
शायद एक बार में एक ही बार लाइक होता, दोबारा लाइक तो होता नहीं है। अलग अलग वीडियो भले होना चाहिए, इसे खैर पता नहीं, ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं इसके बारे में। चलिए, स्पष्ट हो गया। यदि कर्क रेखा किसको कहते हैं? ये हुआ देखिए विषुवत रेखा 0 डिग्री, ये हुआ 23.5 डिग्री कर्क रेखा, नीचे का 23.5 डिग्री इसे कहते हैं मकर रेखा। तो कहता यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती, अर्थात भारत में ये रेखा होता, ये रेखा जो है तो क्या होता? तो विषुवत रेखा जो क्षेत्र होता है, यहाँ सालों भर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। नंबर 1, यहाँ पर विषुवत रेखा पर सालों भर लगभग दिन और रात बराबर बराबर अर्थात 12 घंटा का दिन और 12 घंटा की रात होती है। विषुवत रेखा में 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र होता है, वहां सालों भर 365 दिन वर्षा होती है। 365 दिन वहां वर्षा होती है। वहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है, वर्षा भी अधिक अधिक ताप और अधिक वर्षा होगी, अर्थात आंसर क्या हो गया? बी हो जाएगा। चलिए, टेम्परेचर ज्यादा होगा और वहां सालों भर विषुवत रेखीय प्रदेश में 2 बजे के बाद मूसलाधार वर्षा होती है, तो वर्षा भी ज्यादा होगा। और क्या होता? अधिक ताप और अधिक वर्षा होती, अर्थात यहाँ सदाबहार वन की मात्रा भी प्रचुर मात्रा में होती, अर्थात पेड़ पौधे भी होता। यहाँ और क्या होता? तो जैव विविधता अधिक देखने को मिलता। समाचार पत्र का मुक्तिदाता, चलिए, वारेन हेस्टिंग्स, जिसका शासनकाल 1772 से 1785 है, इसने बंगाल में द्वैध शासन से भारत को मुक्त कर दिया था। द्वैध शासन से मुक्ति करने का श्रेय वारेन लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसके काल में भी समाचार पत्र को स्वतंत्रता दी गई यकीनन तौर पर। लेकिन चार्ल्स मेटकाफ, जो कि अस्थायी तौर पर 1835-36 में रहा था, इसे भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड बेलेजली, जिसका शासनकाल 1798 से 1805 रहा, इसने तो प्रेस को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मेटकाफ या चार्ल्स मेटकाफ। एस सर, डी, धन्यवाद। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से आप सभी को पता है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है वो रूस के बाद जो है नंबर 2 वो आता है कनाडा का। कनाडा के बाद नंबर 3 पर है चीन, नंबर 4 पर है यूएसए, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से 7वां नंबर पर, ब्राजील 5वां नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया 6ठा, अर्जेंटीना 8वां नंबर पर आता है। मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करे। याद कीजिए, विगत क्लास में जब मुद्रा में पढ़ा रहा था तो ये परिभाषा दिया था, तो जो विद्यार्थी एसएससी मेरे साथ पढ़ रहे होंगे तो आसानी से बता देंगे कि उत्तर किन का है। हॉटले बिदर्स का कहता है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा का कार्य क्या है? मुद्रा का 4 कार्य। पहला कार्य क्या है? तो ये मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मुद्रा विनिमय का माध्यम है। दूसरा क्या है? संचय का माध्यम है। तीसरा क्या है? हस्तांतरण का माध्यम है। और चौथा क्या है? मूल्य का निर्धारण करने का काम करता है। किन्स का सिद्धांत जो है वो रोजगार सिद्धांत है। किन्स का सिद्धांत है? रोजगार सिद्धांत। मार्शल ने कहा था मुद्रा वह धुरी है, मुद्रा वह केंद्र है जिसकी चारों ओर संपूर्ण अर्थव्यवस्था परिभ्रमण करती है। तो प्रोफेसर किन्स का सिद्धांत मार्स प्लांट से गुरुजी चरण स्पर्श। चलिए, मंगल तक तो पहुंचे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसके लिए बहुत बहुत
लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? देखिए, लैटराइट मिट्टी जहां पर आर्द्र और उष्ण जलवायु होती है, जहां बहुत वर्षा होती है और बहुत अधिक ताप होता है, तापमान भी ज्यादा हो और वर्षा ज्यादा हो, तो वर्षा और तापमान के से जो चट्टान टूटती है, उससे जो मिट्टी बनती है वो लेटराइट मिट्टी कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए, जो आपके सामने विकल्प है, तो यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा कहाँ? महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट के क्षेत्र में, महाराष्ट्र में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। हिमाचल प्रदेश तो शीत क्षेत्र है, ठंडा क्षेत्र है, यहाँ तो लेटराइट मिट्टी होगी नहीं। उत्तर प्रदेश मैदानी है, ये पर्वतीय भाग में, पंजाब मैदानी है, तो ये होगा ही नहीं। तो आपके पास देखिए विकल्प क्या है, इसी को कहते हैं कंसेप्ट। कंसेप्ट समझ में रहेगी, प्रश्न का उत्तर बड़े ही आसानी से आप दे पाओगे। तो लेटेराइट मिट्टी जो चाय कहवा के लिए उपयोगी होता है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता है? बीडी सावरकर पहला विद्वान थे, बीडी सावरकर पहला विद्वान थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से। तो क्या हो जाएगा? 1857 का विद्रोह। इस विद्रोह में बिहार में नेतृत्व किए थे वीर कुंवर सिंह, दिल्ली में वक्त खां और बहादुर शाह जफर, इलाहाबाद में लियाकत अली, कानपुर में नाना साहेब, ग्वालियर में तांटिया तोपे, झांसी में लक्ष्मीबाई। रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी के द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में रॉलेट सत्याग्रह चलाया गया, पूरे भारत में हड़ताल किया गया था। 1861 का गृह युद्ध कहाँ हुआ था? 1861 का गृह युद्ध तो अमेरिका में हुआ था। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे, कौन थे? अब्राहम लिंकन। ये युद्ध हुआ था दास प्रथा के नाम पर, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच युद्ध हुआ था। 1855-56 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिंधु और कान्हू, सिंधु और कान्हू नामक दो भाई ने इसका नेतृत्व किया था। सूची 1 और 2 का मिलान करें और नीचे दिए गए उत्तर का सही उत्तर का चयन करें। कहाँ ऐसा कूट कहाँ है बाबू? कूट तो यहां पर है नहीं, तो मसंद, कूट तो यहां पर है ही नहीं। मसंद है जिसे गुरु ने स्वयं दीक्षा दिया, खालसा गुरु का प्रतिनिधि मेली मसंद द्वारा दीक्षित व्यक्ति, सहलंग मसंद का, सहलंग हो जाता है मसंद द्वारा दीक्षित व्यक्ति, मेली मसंद का सहायक, खालसा इन्हें गुरु ने स्वयं दीक्षा दिया, मसंद गुरु का प्रतिनिधि। इसी प्रकार है आपका, अब इसमें कोई मिलाने वाला है नहीं, जो भी है आप देखिए। आप में क्वेश्चन में ऐसा है बाबू, यहाँ तो कोई, चलिए देखिए है ही कुछ नहीं। भारत पाकिस्तान का सीमांकन के लिए निर्धारण में सिलहट, सिलहट के निर्धारण जो है वह जनमत संग्रह के आधार पर हुआ था और उसने भारत में रहने का निर्णय लिया। जूनागढ़ में भी, जूनागढ़ का अंतिम नवाब था महावत खां, महावत खान, और इसने भी जनमत संग्रह के बाद 20 फरवरी 1948 को भारतीय संघ में शामिल हुआ। मुजफ्फराबाद, चिटगांव, अर्थात आंसर हो जाएगा सिलहट। भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। मैसेज बॉक्स में ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। अब बाबू उस पर हम ध्यान वो लोग दे करके भी क्या कर सकते हैं से बताओ। अरे मैं तो आपको दिया ऑफर कि भाई यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो आप प्रश्न से संबंधित प्रश्न को रख सकते हैं। लेकिन आप तो जब अपने आप में वार्तालाप में मशगूल हो जाते हैं,
अब आप लोग स्वयं समझदार हैं, अपने जीवन के अपने भविष्य का निर्धारण करने के लिए अब स्वयं आपको उत्तरदायी होना है। तो कहाँ पर समय हम दें, जबकि मैं कोशिश करता हूं कि आपको न्यूनतम समय में अधिकतम नॉलेज दे सकूं, हर प्रश्न को क्यों और कैसे के साथ आपके सामने पूरे कंसेप्ट के साथ, सरलता के साथ। तो ये तो ग्रहण करना आपका उत्तरदायित्व है, उसमें मैं क्या कर सकता हूं। चलिए, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका कैसी है? देखिए, चलिए, न्यायपालिका के सबसे ऊपर में है सुप्रीम कोर्ट, फिर राज्य में है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। किसके सिफारिश पर? सुप्रीम कोर्ट के सिफारिश पर। हाई कोर्ट का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। इसे हटाएंगे कौन? तो संसद के सिफारिश पर राष्ट्रपति हटाएंगे। अर्थात न्यायपालिका एकहरी है, पूरी न्याय प्रणाली एक जगह से कंट्रोल होती है। और हाईकोर्ट जिला न्यायालय पर रखता है नियंत्रण, जिला न्यायालय के न्यायाधीश को उसकी नियुक्ति की सिफारिश करता है। चलिए, लोक कल्याणकारी राज्य का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या है? भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य का नीति निर्देशक तत्व से, जिसका उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व का संविधान का अनुच्छेद 38 स्पष्ट रूप से लिखता है कि राजनीति का निर्माण के लिए, राज लोक कल्याण के लिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने का प्रयास करे। यहाँ क्या है? समाज के समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना। समाज के केवल उच्च वर्ग, अनुच्छेद 39 लिखता है कि राजधन एवं संपत्ति के असमान वितरण को कम करने का प्रयास करे। 39 में लिखता है राजधन एवं संपत्ति का एक जगह केंद्रण करने से रोकने का प्रयास करे। यह समाज के अल्पसंख्यक वर्ग का कल्याण, केवल अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्ग का कल्याण करना उद्देश्य है। 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय, देखो क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त के द्वारा किया गया। कुमार गुप्त का शासनकाल क्या है? 414 से लेकर 454 तक। कुछ विद्वानों का मानना है कि लगभग 436 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया और 1197-98 में नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी, तो बख्तियार खिलजी के द्वारा जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया, ताकि भारत की शिक्षा का केंद्र, भारतीय साहित्य को पूरी तरह खत्म कर किया जा सके, ताकि अपनी संस्कृति और धर्म को भारत पर थोपा जा सके। तो नालंदा विश्वविद्यालय था। वाराणसी में जो शिक्षा का विश्वविद्यालय का गठन हुआ वो कब हुआ? 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना। तक्षशिला का जो है वो 322 ईसा पूर्व से पहले का है। ये तो ईसा पूर्व में है, जो विश्व का प्रथम शिक्षण संस्थान हुआ करता था। चलिए आगे बढ़िए। कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? भारत में तो सबसे पहला विदेशी आक्रमणकारी 520 ईसा पूर्व में हखमनी वंशीय शासक दारा प्रथम था, ये पहला था। दूसरा आक्रमणकारी सिकंदर 326 ईसा पूर्व में था। तीसरा आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर लगभग 305 ईसा पूर्व में था। मौर्य काल के बाद सबसे पहले हिंद यवन, उसके बाद शक, उसके बाद हिंद पार्थियन और अंत में कुषाण। तो हिंद यवन का जो शक्तिशाली शासक था वो था मिनांडर। शक का रुद्रदामन। हिंद पार्थियन का एक वो शासक मिलता है गोंडा फर्निस, और कुषाण का कनिष्क।
कुषाण का कनिष्क। हिंद यवन ने ही भारत में सबसे पहली बार सोना का सिक्का जारी किया। शक राजा जो है अपने को शक छत्रप, पहला भारत का राजा रुद्रदामन था जिसने संस्कृत में अभिलेख अंकित करवाया। हिंद पार्थियन के काल में पहली बार ईसाई धर्म प्रचारक सर टॉमस रॉ ईसाई धर्म प्रचारक भारत में धर्म प्रचार के लिए आए और कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024, चलिए करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस से मैच का जुड़ा होता है, तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन का संबंध किससे है? तो टेनिस से है, अर्थात यहां सभी का सभी जो है सो सही है। चलिए ऑस्ट्रेलियाई ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। जनवरी 2024 में निम्नलिखित में किस संस्था के द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है? जोखिम रिस्क कहाँ है? तो जोखिम है जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में। जोखिम कहाँ है? तो जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में। जोखिम कहाँ है? तो जोखिम है जनसंख्या के परिवर्तन के क्षेत्र में। जोखिम कहाँ है? तो लिंगानुपात के क्षेत्र में। तो विश्व आर्थिक मंच जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड का डावोस, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड का डावोस में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1971 में स्थापना हुई। IUCN इसका स्विट्जरलैंड का ग्लैंड में मुख्यालय है और स्थापना 1964 में हुआ। यूनिसेफ का मुख्यालय पेरिस। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। स्थापना वर्ष है 1946। UNFCCC इसका भी मुख्यालय जो है, ये स्थापना इसका हुआ 1992 में। इसकी स्थापना 1992 में हुआ और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। यूनिसेफ सॉरी धन्यवाद, थैंक यू सुधीर कुमार जी। यूनिसेफ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क है और ये क्या बोलते उसका यूनिसेफ, और एक और है यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। धन्यवाद, आपने उस गलती को सुधारवाने के लिए धन्यवाद। भारत में किस देश से खरीदे कच्चे तेल के लिए पहली बार रुपया में भुगतान किया? संयुक्त अरब अमीरात। तो 2 दिसंबर 2023 में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से जो लेन देन किया वो कच्चे तेल के लिए पहली बार जो है रुपया में भुगतान किया। भारत में रुपया की महत्ता को बढ़ाने के लिए नालंदा की पावन धरती से नमस्कार। चलिए, मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन जो है अक्षता कृष्णमूर्ति के द्वारा किया गया, जो नासा की वैज्ञानिक है, भारतीय मूल की नासा की वैज्ञानिक रही। 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ। इसमें विश्व में ज्वलंत 17 वैज्ञानिक मुद्दे पर चर्चा किया गया। ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय अमृत महोत्सव के अवसर पर इसका किया गया। चलिए, किस देश ने राष्ट्रपति गार्सिया सिगुरु का निधन हो गया? चलिए, कोई बहुत ज्यादा महत्व का क्वेश्चन है नहीं, ये तो क्वेश्चन जब एग्जाम के समय यदि ऐसा होता तब यकीनन तौर पर महत्वपूर्ण बनता। चलिए, मेल्डोवा याद रखिए बस। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में भारत का एक खिलाड़ी हुए हैं लिएंडर पेस। डेविस कप में विश्व में सर्वाधिक 43 मैच जीतने वाले ये खिलाड़ी रहे हैं और ओलंपिक में भी ये कांस्य पदक को प्राप्त किए हैं। और लिएंडर पेस विंबलडन के जूनियर वर्ग में खिताब विजेता रहे हैं। इसके अलावा लिएंडर पेस, महेश भूपति मिलकर कई बार आपका भारत में यह ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने में सफल रहे हैं। लेखक और पुस्तक के संबंध सुमेलित है। चलिए, इसमें लगता है कि सभी पुस्तक जो है सो सुमेलित है, तो तीनों का तीनों पुस्तक और उसके लेखक सुमेलित हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय अनुच्छेद 141, संविधान का अनुच्छेद 141 लिखता है, उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
भारत के सभी न्यायालय पर, किसी राज्य क्षेत्र में भारत के सभी न्यायालय पर प्रभावी होता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 141 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अकबर के शासनकाल में विद्वानों की एक समूह महाभारत को संस्कृत भाषा से फारसी में अनुवाद किया, वो था नाम रज्मनामा। रज्मनामा जिसको किसने करवाया? तो बदायूनी नकीब खां और अन्य मुस्लिम विद्वान ने मिलकर महाभारत को रज्मनामा के नाम से, अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल। कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प, कैम्ब्रियन पूर्व अर्थात आपका भारत का सबसे प्राचीनतम भाग हो जाता है अरावली पर्वत। शिवालिक तो दुनिया के सबसे नवीनतम भाग में है, तो ये अरावली पर्वत जो है पूर्व कैम्ब्रियन काल के सबसे प्राचीन है। कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, 1922 तक ये आंदोलन चला। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद 4 फरवरी 1922 चौरी चौरा हत्याकांड के बाद इसे वापस ले लिया गया। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन में समर्थन नहीं किया था। इसमें बहिष्कार की महात्मा गांधी ने कहा था, विद्यालय का बहिष्कार विद्यार्थी करें, न्यायालय का बहिष्कार वकील करें, कार्यालय का बहिष्कार कर्मचारी करें। हर जगह यदि अंग्रेजों का हम बहिष्कार करें तो अंग्रेजों को हम 1 वर्ष में भारत से हटा करके भारत में स्वराज की स्थापना करेंगे। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति 1920 से 22 तक, अर्थात एक गलत है और बाकी तीनों सही है। भूमध्य रेखा को बोलते हैं विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ये केन्या से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा केन्या से होकर गुजरती है। यह एशिया से गुजरती है, ये अफ्रीका महादेश से गुजरती है। अफ्रीका तो एकमात्र जो कर्क रेखा, अर्थात ये यूरोप से नहीं गुजरती है, दक्षिण अमेरिका से गुजरती है, अफ्रीका से गुजरती है, एशिया से गुजरती है। मुगल मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया। मनसबदारी मंगोलों से सीखा हुआ प्रथा था। मनसबदारी को जात और सवार, जो संख्यावाचक 5000 जात तो 5000 सवार, ए ग्रेड की मनसबदारी थी। मनसबदारी आनुवांशिक नहीं था, आनुवांशिक अधिकारी होते थे, नहीं आनुवांशिक अधिकारी नहीं होते थे। 3 वर्ग थे। चलिए इसमें 1 और 3 जो है सो सही है। तो मनसबदारी का हुआ ए वर्ग, जो जात और सवार दोनों बराबर। बी वर्ग हुआ 5000 जात और 3000 सवार, और सी वर्ग हुआ 5000 जात और 2000 सवार, अर्थात दोनों बराबर। ए वर्ग 50% या उससे अधिक सवार बी ग्रेड और 50% से कम अर्थात सी ग्रेड। ये 3 विभाजन था। मनसबदारी प्रथा का, मनसबदार मतलब होता है पद, मनसबदार का मतलब हुआ पद। यह एक पद था, आज की कलेक्टर की तरह पद था, जिसे वेतन की जगह पर जागीर दी जाती थी। उसका था वहां की प्रशासनिक व्यवस्था, वहां की सैन्य व्यवस्था, वहां की सुरक्षा व्यवस्था के लिए मनसबदार उत्तरदायी था। और मनसबदार का ट्रांसफर भी होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर भी की जाती थी। चलिए ये प्रश्न का सेट समाप्त होता है। विद्यार्थीगण, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पढ़ाई बेहतर, सरल और सही तरीके से कंसेप्ट वाला लगा होगा। यदि है ऐसा तो आपको बताना है, और नहीं है तो भी बतलाना है। धन्यवाद।